हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मार्च 2023 के करंट अफेयर को, जो विजन आईएएस की मैगजीन पर आधारित है। इसमें अभी तक हमने इसके 7 मेजर टॉपिक को कंप्लीट किया हुआ है। हमारा 8वां मेजर टॉपिक होगा संस्कृति। इसी के साथ ही हम कुछ नैतिक मुद्दे से जुड़े हुए टॉपिक को कवर करेंगे और कुछ जो सुर्खियों में योजनाओं रहीं उनके बारे में विस्तृत परिचर्चा करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि क्या मार्च महीने में संस्कृति से रिलेटेड क्या टॉपिक रहे। तो इसके अंतर्गत आता है पहला टॉपिक हमारा वाइकोम सत्याग्रह के बारे में। वाइकोम सत्याग्रह क्या रहा, इसके बारे में पढ़ते हैं और इससे संबंधित जिन्होंने इस सत्याग्रह को शुरू किया वह कौन रहे, उन सब के बारे में विस्तृत परिचर्चा करते हैं। सुर्खियों में क्यों रहा? हाल ही में वर्ष 2024 में वाइकोम सत्याग्रह की शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। केरल और तमिलनाडु में संयुक्त रूप से शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया है। इससे संबंधित तथ्यों के बारे में देखते हैं कि सबसे पहले वाइकोम पुरस्कार के बारे में। वाइकोम पुरस्कार को ई.वी. रामास्वामी की जयंती पर 17 सितंबर 2023 को प्रदान किया जाएगा और इसको पुरस्कार प्राप्त करता रहे हैं। यह पुरस्कार उन उल्लेखनीय परिवर्तनकारियों को प्रदान किया जाएगा जो दमित लोगों के कल्याण के लिए संघर्ष करते हैं। वाइकोम सत्याग्रह स्मारक संग्रहालय का उद्घाटन केरल सरकार ने 2020 में वाइकोम में किया था। मतलब कि वर्ष 2024 में वाइकोम सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया। वाइकोम सत्याग्रह का जो वर्ष 2024 में मनाया जाएगा उसके संदर्भ में केरल और तमिलनाडु राज्य में संयुक्त रूप से शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया। इससे संबंधित तथ्यों में देखते हैं तो पहला आता है वाइकोम पुरस्कार के बारे में। वाइकोम पुरस्कार ई.वी. रामास्वामी की जयंती पर 17 सितंबर 2023 पर प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार को प्राप्तकर्ता उन उल्लेखनीय परिवर्तनकारियों को प्रदान किया जाएगा जो दमित लोगों के कल्याण के लिए संघर्ष करते हैं। और वाइकोम सत्याग्रह संग्रहालय स्मारक संग्रहालय का उद्घाटन केरल सरकार ने 2020 में वाइकोम में किया था। इसके संदर्भ में अब आता है इस आंदोलन की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ते हैं कि यह आंदोलन किस तरीके से फैला और किस तरीके से इसके क्या इफेक्ट रहे, उन सब के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं इसके अंतर्गत जातिगत भेदभाव। दमित वर्ग के लोगों में विशेषकर एजवाओं के लिए वाइकोम महादेव मंदिर में आसपास की 4 सड़कों पर चलने पर रोक लगा दी गई थी। एजावा और पुलाया जैसी निचली जातियों को अपवित्र माना जाता था और साथ ही उन्हें उच्च जातियों से दूर रखने के लिए अलग अलग नियम भी बनाए गए थे। इनके नेता के रूप में टी के माधवन, के.पी. केशव मेनन और कांग्रेस नेता एवं शिक्षाविद के कल्पक्कम को वाइकोम सत्याग्रह आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है। के.पी. केशव मेनन केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन सचिव थे और केलपक्कम को केरल का गांधी भी कहा जाता है। केलपक्कन को क्या कहा जाता है? केरल का गांधी कहा जाता है। केरल के गांधी के नाम से संबोधित किया जाता है। यह मंदिर प्रवेश का मुद्दा पहली बार टी के माधवन ने 1917 में समाचार पत्र देशाभिमानी के संपादक में उठाया गया था। अब आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन वर्ष 1923 में टी के माधवन के कहने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन में केपीसीसी में अस्पृश्यता के एक मुद्दे के रूप में उठाने के लिए एक संकल्प अपनाया गया था। इसके बाद केपीसीसी के द्वारा गठित कांग्रेस अस्पृश्यता समिति को जनवरी 1924 के आंदोलन में आयोजन की जिम्मेदारी ग्रहण की गई थी। इस सत्याग्रह से संबंधित घटनाओं के बारे में देखते हैं कि सत्याग्रह की शुरुआत 30 मार्च 1924 को हुई थी तथा सत्याग्रहियों ने दमित वर्ग के लिए प्रतिबंधित की गई कई सार्वजनिक सड़कों के जुलूस निकाला हुआ था। जॉर्ज जोसेफ की भूमिका के संदर्भ में इसमें कुछ समय के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया गया। उन्होंने तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तत्कालीन अध्यक्ष पेरियार ई.वी. रामास्वामी के अभियान के नेतृत्व के लिए आग्रह किया। महात्मा गांधी के आगमन के संदर्भ में कि महात्मा गांधी ने 1925 में वाइकोम पहुंचे और अलग अलग जाति के समूहों के नेताओं के साथ कई चर्चाएं की। त्रावणकोर की रानी सेतु लक्ष्मीबाई से भी भेंट की और उनकी इस भेंट के परिणाम स्वरूप एक शाही घोषणा पत्र जारी किया गया। इसके द्वारा वाइकोम महादेव मंदिर के सभी सार्वजनिक मार्गों को सभी जातियों के लिए खोल दिया गया। पेरियार के तहत
आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी और सी राजगोपालाचारी के मार्गदर्शन में पेरियार ने इस आंदोलन की समाप्ति तक का इसका नेतृत्व किया। उन्होंने स्वयं सेवकों को संगठित किया और अपने भाषणों के माध्यम से जनता का समर्थन प्राप्त किया। वे त्रावणकोर के दीवान से मिलने के लिए गठित एक 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का भी हिस्सा थे। उन्होंने महात्मा गांधी, श्री नारायण गुरु, स्वामी श्रद्धानंद और सी राजगोपालाचारी के साथ बैठकें भी की हुई थी। इस आंदोलन के परिणाम के रूप में देखते हैं कि समझौता समाधान जो पहला परिणाम रहा। समझौता समाधान के अंतर्गत 30 नवंबर 1925 को बाईकुम सत्याग्रह आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया। इसमें महात्मा गांधी और त्रावणकोर के तत्कालीन पुलिस आयुक्त WH पिट के बीच परामर्श के बाद इसे समाप्त किया गया था, जिसमें सभी कैदियों की रिहाई और बाईकुम मंदिर के लिए 4 सड़कों में से 3 तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक समझौता किया गया था। महात्मा गांधी और पेरियार के बीच दरार के संदर्भ में कि बाईकुम सत्याग्रह में गांधी जी और पेरियार के बीच मतभेद को उजागर कर दिया गया और गांधी जी ने जहां इन्हें हिंदू सुधारवादी आंदोलन के रूप में देखा था, वहीं पेरियार ने इसे जाति आधारित अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई बताया हुआ था। पेरियार आंशिक सफलता से तो खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने कुछ महीनों बाद कांग्रेस को छोड़ दिया था। मंदिर प्रवेश उद्घोषणा के संदर्भ में वर्ष 1936 में सत्याग्रह के समापन के लगभग 1 दशक के बाद त्रावणकोर के महाराजा द्वारा ऐतिहासिक मंदिर प्रवेश उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए और इस उद्घोषणा में त्रावणकोर के मंदिरों से वंचित जातियों के प्रवेश पर लगे सदियों पुराने प्रतिबंधों को हटा दिया गया था। इसके संदर्भ में अब देखते हैं कि बाईकुम सत्याग्रह से संबंधित जो E.V. रामास्वामी नायकर पेरियार रहे, उनके बारे में कुछ पढ़ते हैं कि उनका किस क्षेत्र में क्या योगदान रहा और उनका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ। E.V. रामास्वामी नायकर का जन्म 1879 ईस्वी में हुआ था और वे 20वीं सदी के तर्कवादी द्रविड़ समाज सुधारक थे। उनके राजनीतिक योगदान के संदर्भ में देखते हैं कि वह बाईकुम सत्याग्रह में सबसे अग्रिम व्यक्ति पंक्ति में थे। बाद में उन्हें 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत उनके द्वारा की गई थी। उन्होंने द्रविड़ कड़गम, जिसे पहले जस्टिस पार्टी के नाम से जाना जाता था, उसकी स्थापना की। वैचारिक योगदान में देखते हैं कि उन्होंने निम्न जाति के लोगों और महिलाओं के लिए समान अधिकारों के पक्ष में तर्क दिया था और उन्होंने जोर देकर कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए सोचना चाहिए, एक दूसरे के साथ संवाद करना चाहिए और तर्कसंगत रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी पूरा करना चाहिए। इनके संदर्भ में इनके वैचारिक और योगदान रहे। बाईकुम सत्याग्रह की विशेषताओं के बारे में देखते हैं कि इनकी प्रकृति या छुआछूत और जातिगत भेदभाव के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था। इसने संपूर्ण भारत में मंदिर प्रवेश आंदोलनों की शुरुआत को भी प्रेरित किया। इनके स्थान में देखते हैं कि आंदोलन का केंद्र केरल का बाईकुम शहर जो उस समय त्रावणकोर रियासत में पड़ता था। इनकी अवधि के संदर्भ में देखते हैं कि इनका आंदोलन 604 दिनों तक चला और प्रारंभ में 30 मार्च 1924 में और इनकी समाप्ति 23 नवंबर 1925 को हुई। इसकी प्रमुख विशेषताएं रही हैं। इस आंदोलन की मुख्य विशेषताओं के संदर्भ में देखते हैं कि इसमें सबसे पहले इन लोगों ने अहिंसक विरोध प्रदर्शन किए, जो गांधीवादी तरीका था। फिर यह महिलाओं और अलग अलग कई समुदायों में भागीदारी सुनिश्चित की। हिंदुओं की कुछ जातियों की ओर से सामाजिक सुधारों के लिए एकजुटता रही। पंजाब की अकालियों के प्राप्त समर्थन रहा। छुआछूत, अस्पृश्यता राजनीतिक विमर्श का एक मुख्य मुद्दा बन गया। अब जो जॉर्ज जोसेफ का उल्लेख आया है, उनके संदर्भ में पढ़ते हैं कि इनका जन्म 1887 में हुआ, जिन्होंने बाईकुम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। जॉर्ज जोसेफ के द्वारा बाईकुम सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। होम रूल आंदोलन के प्रति आकर्षित करने के संदर्भ में वह भारत के स्वशासन के मुद्दे पर ब्रिटिश जनता को संवेदनशील बनाने के लिए एनी बेसेंट द्वारा ब्रिटेन में भेजी गई 3 सदस्यीय समिति में नेताओं में से एक थे। इनके साहित्यिक योगदान में देखते हैं तो वे इलाहाबाद के प्रकाशित होने वाले राष्ट्रवादी समाचार पत्र द इंडिपेंडेंट के संपादक थे और बाद में इन्होंने यंग इंडिया के भी संपादक बने थे। बाद में इनकी भागीदारी मदुरई में रोलेट सत्याग्रह के नेता थे, जो असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे, इनके अंतर्गत आती है। अब आता है कि अन्य प्रमुख मंदिर, इसके निष्कर्ष के रूप में पढ़ते हैं कि इस सत्याग्रह को राष्ट्रव्यापी मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत की थी, जो आज तक जारी है, जो भारत में सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता आंदोलन के बीच एक सेतु का निर्माण किया गया था। इसके अंतर्गत बाईकुम सत्याग्रह जाति के नाम पर नैतिकता, समानता और न्याय से इंकार करने जैसे संरचनात्मक भेदभाव के विरुद्ध विद्रोह हुआ था। अब आता है इससे अन्य प्रमुख मंदिर आंदोलन के संदर्भ में आता है पहला आंदोलन। इसके अंतर्गत दूसरा आंदोलन आता है अरुविपुरम आंदोलन, जो 1888 में हुआ था। यह केरल के अरुविपुरम गांव में एक श्री नारायण गुरु द्वारा शुरू किया गया मंदिर प्रवेश आंदोलन था। इस मंदिर में प्रवेश के समान अधिकारों के लिए शुरुआती आंदोलनों में से एक था।
फिर आता है कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन जो 1930 में हुआ था। यह वर्तमान नासिक में BR अम्बेडकर के नेतृत्व में शुरू किया गया था। इस आंदोलन को मंदिर में प्रवेश के अधिकार के रूप में आरंभ किया गया था और लेकिन इनका सुझाव अधिकारों की समानता की ओर था। फिर आता है गुरुवायूर सत्याग्रह जो 1931 से 32 के बीच में हुआ था। यह वर्तमान त्रिशूर में मंदिर के प्रवेश के लिए एक सत्याग्रह था जिसके नेतृत्व के केलपक्कन ने किया हुआ था। इसके बाद महात्मा गांधी और कांग्रेस के अनुरोध पर इसे छोड़ दिया गया था। इसके संदर्भ में प्रमुख और अन्य प्रमुख मंदिर आंदोलन रहे। और एक इस आंदोलन के बारे में पढ़ा, भाईकॉम सत्याग्रह के बारे में पढ़ा, जिसकी अभी 2024 में शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, जिसका उद्घाटन केरल और तमिलनाडु राज्य दोनों मिलकर करेंगे। अब आते हैं इससे संबंधित सुर्खियों के बारे में पढ़ते हैं कि भारत में पुरावशेष के बारे में। वर्ष 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 487 पुरावशेषों के बारे में जानकारी नहीं है। मतलब जो 1947 से जो ASI के 486 पुरावशेष हैं उनकी जानकारी नहीं है। पुरावशेषों को पुरावशेष या बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 के तहत परिभाषित किया गया है। पुरावशेष के अंतर्गत निम्नलिखित वस्तुओं को शामिल किया गया है, जिसमें सिक्के, मूर्तिकला, चित्रकला, पुरालेख और कला एवं शिल्प कौशल से जुड़ी या कोई अन्य कृति होती है। किसी भवन या गुफा से अलग किया गया कई भाग, वस्तु और चीज होता है इसके अंतर्गत। 2007 में राष्ट्रीय स्मारक और पुरावशेष मिशन शुरू किया गया था और इसे पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 के अंतर्गत परिभाषित किया गया और पुरावशेषों के लिए एक डेटाबेस तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। इसमें 3.52 लाख पुरावशेष पंजीकृत किए गए। सांस्कृतिक संपत्ति को अवैध आयात और निर्यात के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए प्रतिबंधित करने और रोकने के लिए साधनों पर यूनेस्को कन्वेंशन 1970 की भारत द्वारा अभिपुष्टि की गई थी। सांस्कृतिक संपत्ति की अवैध तस्करी के निषेध और रोकथाम संबंधी उपाय के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि इसके अंतर्गत रहे। भारत में AATA बिना लाइसेंस के ऐसे पुरावशेषों के निर्यात को फौजदारी अपराध के अंतर्गत रखता है। ऐसे पुरावशेषों के निर्यात के लिए ASI लाइसेंस प्रदान करता है तथा यह पुरावशेषों को पुनः प्राप्त किया जाता है, जिसमें के लिए स्वामित्व का प्रमाण प्रस्तुत कर द्विपक्षीय स्तर पर या अंतर्राज्यीय मंचों पर उन्हें वापस लाने का अनुरोध किया जाता है और उपयुक्त यूनेस्को कन्वेंशन की भी मदद ली जा सकती है इसके संदर्भ में। बिना जानकारी वाले पुरावशेष की श्रेणियों के संदर्भ में ऐसे पुरावशेष होते हैं जो स्वतंत्रता से पूर्व भारत से लाए गए हों। ऐसे पुरावशेष जिन्हें स्वतंत्रता के बाद और AATA के लागू होने से पहले देश के बाहर ले गया था और ऐसे पुरावशेष जिन्हें अप्रैल 1976 के बाद देश से बाहर ले जाया गया था। अब पढ़ते हैं मतुआ समुदाय के बारे में। यह समुदाय पश्चिम बंगाल का है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने लोगों से पश्चिम बंगाल में मतुआ महामेला देखने का आग्रह किया है। इस मेले का आयोजन श्री हरिचंद्र ठाकुर की जयंती पर किया गया था। हरिचंद्र ठाकुर मतुआ नामक हिंदू धर्म के वैष्णव उपसंप्रदाय के संस्थापक थे। उन्होंने बंगाली भाषा में दोहे लिखे थे और साथ ही वह सामुदायिक सशक्तिकरण के प्राथमिक माध्यम से के रूप में शिक्षा और मजबूती संगठन बनाने पर उन्होंने बल दिया था। वे एक वर्ग विहीन जाति विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। मतुआ नामशूद्र हैं जो अनुसूचित जाति समूह से संबंधित है और इस समूह में 19वीं शताब्दी के दौरान अस्पृश्य माना जाता था तथा मतुआ समुदाय विभाजन के दौरान बांग्लादेश के निर्माण के बाद से भारत आकर बस गए थे। अब आता है कट्टू नायकन जनजाति के बारे में। यह डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट व्हिस्पर्स को ऑस्कर पुरस्कार मिलना कट्टू नायकन जनजाति संरक्षण विरासत का भी सम्मान है। वे भारत के 75 विशेष से कमजोर जनजातीय समूह में से एक आते हैं और इन जनजाति को तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। इनकी भाषा द्रविड़ भाषाओं में से एक है। इनकी धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में देखते हैं कि इनकी संस्कृति बहुत गहन है। यह समुदाय जानवरों, पक्षियों, वृक्षों, चट्टानों, सांपों और लगभग सभी प्राकृतिक संरचनाओं की पूजा करते हैं। यहाँ पर संस्कृति से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एथिक्स, यो नीति शास्त्र के बारे में क्या मार्च महीने में घटनाएं रहीं। जैसे हेल्थ केयर के संदर्भ में AI की नैतिकता के बारे में यह टॉपिक है, जिसका परिचय के रूप में देखते हैं कि ICMR ने बायोमेडिकल रिसर्च एंड हेल्थ केयर के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए देश का पहला नैतिक दिशा निर्देश जारी किया है। इस दिशा निर्देश स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग और नई दिल्ली स्थित ICMR के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेल के द्वारा तैयार किया जाता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के बारे में, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी उत्पत्ति 1911 में सर हॉवर्ड बटलर ने इंडियन रिसर्च एंड एसोसिएशन के रूप में स्थापित किया था और वर्ष 1949 में इसका नाम बदलकर ICMR कर दिया गया था।
इसका उद्देश्य भारत में जैव चिकित्सा अनुसंधान के फॉर्मुलेशन, समन्वय व संवर्धन के रूप में एक शीर्ष निकाय के रूप में है। इसकी वैधानिक स्थिति को देखते हैं तो यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा वित्त पोषित होता है तथा ICMR की गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया जाती है और इनका कार्य भारतीय जनता के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से चिकित्सा तथा उससे संबंधित विज्ञान के सभी क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देती है, इसके संदर्भ में है। अब आता है दिशा निर्देशों के उद्देश्यों के संदर्भ में कि AI प्रौद्योगिकियों की सक्रिय भागीदारी की दिशा में प्रयास करना, जिसका उद्देश्य बायोमेडिकल रिसर्च और हेल्थ केयर प्रदान करने में AI आधारित प्रौद्योगिकियों के प्रभावी लेकिन सुरक्षित विकास, वर्गीकरण और अंगीकरण को प्रोत्साहित करना है। हितधारकों की भागीदारी के संदर्भ में ये दिशा निर्देश हेल्थ केयर क्षेत्र में संबद्ध AI अनुसंधान में शामिल सभी हितधारकों के लिए जारी किए जाते हैं और इसमें डेवलपर्स, टेक्नीशियन, शोधकर्ता, चिकित्सक, नैतिकता संबंधी समितियां, संस्थान, प्रायोजक और फंडिंग करने वाले संगठन शामिल होते हैं। हेल्थ केयर के क्षेत्र में AI की आवश्यकता क्यों, इसके संदर्भ में निदान और जांच के संदर्भ में देखते हैं कि यह चिकित्सा निदान में मानवीय त्रुटि को कम करने और इसकी सटीकता में सुधार करने में मदद कर सकता है। यह रोग निदान की ज्ञात तरीकों से व्यापक वृद्धि कर सकता है। साक्ष्य आधारित उपचार एल्गोरिथम के प्रयोग को बढ़ाने, परिणामों के पूर्वानुमान की दिशा में प्रयासों को गति प्रदान कर सकता है। चिकित्सीय दवाओं की खोज और विकास के संदर्भ में यह दवा की खोज, टीके के विकास की दिशा में एपिटॉप की पहचान करने में मदद कर सकता है। सटीक चिकित्सा के संदर्भ में यह आनुवंशिकता के विश्लेषण के आधार पर व्यक्तिगत उपचार प्रदान कर सकता है। बड़े डेटाबेस का उपयोग करके बीमारी के परिणामों की आकलन में भी यह मदद कर सकता है। क्लिनिकल देखभाल के संदर्भ में यह इंटरएक्टिव चैटबॉट्स और डिजिटल निगरानी उपकरणों के माध्यम से टेलीमेडिसिन तथा स्वयं की देखभाल प्रदान कर सकता है। उपचार की निरंतरता, प्रेरणा, रिमाइंडर्स और देखभाल नेटवर्क के माध्यम से एक समाधान उपलब्ध करा सकता है। इसके संदर्भ में महामारी विज्ञान और रोग की रोकथाम के संदर्भ में यह रोगों के कारकों और निर्धारकों की पहचान और उनकी प्रवृत्तियों, पैटर्न और रोगों का पता लगा सकता है। AI समाधान की सहायता से बड़े पैमाने पर निवारक हस्तक्षेप योजना को सक्षम किया जा सकता है। AI चिकित्सा से संबंधित छवियों के विश्लेषण, सामाजिक, व्यवहारिक और स्वास्थ्य संबंधी डेटा की जांच सहायता के लिए भी प्राप्त किए जा सकते हैं। स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली के संदर्भ में यह स्वचालित प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादकता में बढ़ोतरी कर सकता है। नैदानिक दस्तावेजीकरण का स्वचालन को भी सुनिश्चित करता है। हेल्थ केयर के क्षेत्र में AI के उपयोग से जुड़े हितधारक और उनके हितों के बारे में हितधारक और उनके AI से जुड़े हित के बारे में देखते हैं। हितधारक जैसे हेल्थ केयर प्रदाता के संदर्भ में हेल्थ केयर प्रदाता एक्सरे, MRI जैसे उपकरणों में प्राप्त छवियों के विश्लेषण के माध्यम से अत्यधिक सटीक तरीके से रोग का पता लगाया जा सकता है। साथ ही AI का उपयोग करके व्यक्तिगत सिफारिशें प्रदान की जा सकती हैं। रोगी का रिकॉर्ड बनाए रखने जैसे प्रशासनिक कार्यों की दक्षता में सुधार किया जा सकता है। फार्मास्यूटिकल उद्योग के संदर्भ में दवा विकास प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकती है और संभावित नए उत्पादों की पहचान की जा सकती है। दवाओं और बीमारियों के बीच संभावित संबंधों और पैटर्न का पता लगाकर दवाओं के नए उपयोग की पहचान की जा सकती है। स्वास्थ्य बीमा के संदर्भ में देखते हैं कि यह प्रस्तुत दावों में विसंगतियों का पता लगाकर दावे की सत्यता की जांच की जा सकती है और सेवा से वंचित ग्राहकों को पहुंचने में मदद कर सकता है। रोगी के संदर्भ में देखते हैं तो यह पहुंच और देखभाल की बेहतर गुणवत्ता को सुनिश्चित कर सकता है। समय से पहले रोग निदान उपलब्ध और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि कर सकता है। बेहतर अनुवर्ती कार्यवाही और बेहतर दवा प्रणाली को सुनिश्चित कर सकता है। सरकार के संदर्भ में कि सरकार के हितधारक के संदर्भ में इसमें कोविड-19 जैसी महामारियों से निपटने के लिए तैयार की गई गति को बढ़ाने में मदद कर सकता है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और स्वास्थ्य संबंधी सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है और स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर नीति निर्माण और संसाधन आवंटन को भी सुनिश्चित कर सकता है। इसके संदर्भ में अब हेल्थ केयर के क्षेत्र में AI प्रौद्योगिकी के लिए ICMR द्वारा जारी नैतिक सिद्धांत के बारे में स्वायत्तता के संदर्भ में देखते हैं कि AI आधारित स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली द्वारा रोगी की स्वायत्तता में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। चिकित्सा से संबंधित निर्णयों में AI के उपयोग में पहले रोगी की सहमति अनिवार्य की जानी चाहिए। सुरक्षा और जोखिम न्यूनीकरण के संदर्भ में देखते हैं कि रोगियों और प्रतिभागियों की गरीबा अधिकारों, सुरक्षा और कल्याण के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा अनपेक्षित इरादतन दुरुपयोग को रोकने के लिए कठोर परीक्षण, नियंत्रण तंत्र तथा फीडबैक तंत्र को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
विश्वसनीयता के संदर्भ में देखते हैं कि डेवलपर्स चिकित्सा पेशेवरों, रोगियों, उपयोगकर्ताओं और नियामकों के लिए एआई प्रौद्योगिकियां सुगम या समझने योग्य होनी चाहिए और जो वैधिक, नैतिक, विश्वसनीय, वैज्ञानिक रूप से उचित और पारदर्शी भी होनी चाहिए। डेटा गोपनीयता के संदर्भ में देखते हैं कि इसके तहत व्यक्तिगत डेटा तक अनाधिकृत पहुंच और इसके किसी भी प्रकार के संशोधन और व्यक्तिगत डेटा की हानि के रोकने के लिए विशेष ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और एकत्र किए जा रहे डेटा और इसके उपयोग के उद्देश्य पर उपयोगकर्ताओं का नियंत्रण होना चाहिए। जवाबदेही और उत्तरदायित्व के संदर्भ में इसे निवारण नियमित लेखा परीक्षा की सहायता से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ह्यूमन वारंटी का उपयोग कर जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकती है और इसे एआई प्रौद्योगिकियों के विकास और उनके उपयोग में रोगियों तथा चिकित्सकों की मूल्यांकन प्रतिक्रिया को शामिल करती है। पहुंच, क्षमता और समावेशिता के संदर्भ में देखते हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एआई इस प्रकार से डिजाइन किया जाना चाहिए कि अधिकतम संभावित समान उपयोग और पहुंच को प्रोत्साहित किया जा सके और इस पर आयु, लिंग, लैंगिकता, आय, नस्ल, जातीयता, योग्यता, यौन ओरिएंटेशन या अन्य विशेषताओं पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। एआई के विकास के लिए डेटा सेट पक्षपाती नहीं होना चाहिए और पूर्वाग्रह, त्रुटियों, भेदभाव आदि से मुक्त होना चाहिए। इसके 5E दृष्टिकोण के संदर्भ में आगे की राय के संदर्भ में देखते हैं कि इसका मूल्यांकन करना चाहिए जिससे स्वास्थ्य देखभाल में एआई के उपयोग से संबंधित नैतिक चिंताओं को सूक्ष्मता से विश्लेषण किया जा सके। विवरण देना चाहिए जो हेल्थ केयर डिलीवरी में एआई के इस्तेमाल में बाधक प्रमुख मुद्दों और कर्मियों की विवरण उपलब्ध करना चाहिए। हितधारकों को शामिल करना चाहिए कि एक एकत्र समाधान विकसित करने के लिए विभिन्न हितधारकों को शामिल करते हुए एक अंतर विषयक सहयोग रणनीति तैयार की जानी चाहिए जिसमें स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, नीति निर्माता जैसे हितधारक शामिल होते हैं। लागू करने के संदर्भ में देखते हैं कानूनी ढांचा में संशोधन की सहायता से एआई के उपयोग में नैतिक नियमों को लागू किया जाना चाहिए तथा निष्पादन के संदर्भ में देखते हैं कि इसमें एआई के इस्तेमाल की स्वीकृति और इसकी उपयोगिता को व्यापक बनाने के लिए समयबद्ध और प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिए। मेडिकल के क्षेत्र में एआई में नैतिक सिद्धांत के बारे में देखते हैं कि मेडिकल में जैसे गैर भेदभाव और निष्पक्षता का होना, अनुकूलन और डेटा गुणवत्ता का होना, पहुंच और क्षमता होना, जोखिम न्यूनीकरण और सुरक्षा, सहयोग का होना, स्वायत्तता होना, डेटा गोपनीयता होना, जवाबदेही और उत्तरदायित्व, विश्वसनीयता, डेटा सुरक्षा और भरोसेमंद और वैधता इसके अंतर्गत इसके नैतिक सिद्धांत हैं। अब आता है भारत में हेल्थ केयर और अनुसंधान की दिशा में एआई के उपयोग के प्रबंधन हेतु उठाए गए कदमों के बारे में। पहला आता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के बारे में। यह स्वास्थ्य नीति डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्थापना पर केंद्रित है। नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट 2019 के बारे में इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड की एक प्रणाली विकसित करना है जिसमें डेटा अनामिता और डी आइडेंटिफिकेशन के एकीकृत नैतिक सिद्धांत इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। प्रस्तावित दिशा के संदर्भ में देखते हैं कि स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हेल्थ केयर में डिजिटल सुरक्षा अधिनियम 2018 को प्रस्तावित किया गया है। इसमें डिजिटल स्वास्थ्य डेटा के संग्रह, भंडारण, प्रसार और उपयोग को मानकीकृत तथा विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय या राज्य ई स्वास्थ्य प्राधिकरण और स्वास्थ्य सूचना एक्सचेंज की स्थापना पर बल दिया गया है। दिशा निर्देशों के संदर्भ में देखते हैं कि यह मानव प्रतिभागियों को शामिल करने हेतु करने वाले बायोमेडिकल स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए ICMR के राष्ट्रीय नैतिक दिशा निर्देश 2017 इसके अंतर्गत जारी किए गए हैं। अब आता है पशु अधिकारों की नैतिकता के संदर्भ में। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाउसिंग सोसाइटी से कहा है कि आवारा कुत्तों के प्रति क्रूरता और नफरती व्यवहार न करने और उनके प्रति करुणा और सहयोग दिखाए। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी में भारत में पशुओं की देखभाल और उनके कल्याण से संबंधित पहलुओं पर ध्यान आकर्षित किया है। कोर्ट ने यह प्रदर्शित किया है कि इस समाज के रूप में हम पशुओं को कैसे देखते हैं। पशु कल्याण के बारे में लोगों की धारणा पशुओं के अस्तित्व के बारे में उनके नैतिक विचारों से प्रेरित होती है। पशु अधिकारों को लेकर उनके अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, जिसके अंतर्गत पहला दृष्टिकोण आता है कि पशुओं के मूलभूत और प्राकृतिक अधिकार के संदर्भ में। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत पशुओं को भी उनके मूलभूत और प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं और ऐसे में पशुओं के प्रति मानव का व्यवहार पूरी तरह से मानवीय आवश्यकताओं के रूप में नहीं होना चाहिए। इसमें तर्क दिया जाता है कि मांस, दूध, अंडे, परिवहन, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि सभी उद्देश्यों के लिए पशुओं का उपयोग समाप्त होना चाहिए। फिर आता है एक उपयोगितावादी दृष्टिकोण के संदर्भ में देखते हैं कि इसके अंतर्गत तर्क दिया जाता है कि अगर किन्हीं कारणों से मनुष्यों या पशुओं के बीच में समग्र वृद्धि होती है तो कुछ पशुओं के कल्याण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाली कुछ गतिविधियां न्यायोचित होती हैं। इसको उदाहरण के रूप में देखते
देखते हैं कि मांस के लिए पशु वध करना नैतिक रूप से स्वीकार्य हो सकता है, जैसे पशुओं की जीवन यथोचित रूप से अच्छा था, दर्द रहित तरीके से उनका वध किया गया था। उस मांस को खाने वाले लोगों के एक कल्याणकारी लाभ मांस के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पशुओं के कल्याण की लागत से अधिक था। अब आता है प्रकृति के प्रति सम्मान का दृष्टिकोण के संदर्भ में। इसके प्रति प्रजातियों के नुकसान एवं उनकी विलुप्ति चिंता का केंद्र पर विषय है, और इस दृष्टिकोण के तहत सभी पशु मूल्यवान हैं, क्योंकि वे किसी न किसी प्रजाति या समूह का हिस्सा है, और एक प्रजाति का नुकसान या विलुप्त होना एक चिंता का विषय होता है। यह दृष्टिकोण आनुवांशिक हेरफेर को समग्र पारिस्थितिक तंत्र के खतरे के रूप में देखते हुए है और इसे हतोत्साहित करता है। अब आता है संबंध परक दृष्टिकोण के बारे में। इसमें तर्क दिया जाता है कि कुछ पशुओं के साथ लोगों के भावनात्मक संबंधों के आधार पर पशुओं के प्रति लोगों को अलग अलग दायित्व होता है। जैसे उदाहरण के लिए जंगली जानवरों की तुलना में लोगों की अपने पालतू पशुओं के प्रति अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं, क्योंकि लोगों की पशुओं के एक साथ एक अलग रिश्ता होता है। इसमें पशु अधिकारों के परस्पर विरोधी दृष्टिकोण के बारे में, जैसे अभी हमने पढ़ा हुआ है कि पशुओं के निहित अधिकार, उपयोगितावादी दृष्टिकोण और संबंध परक होना चाहिए तथा प्रकृति के प्रति सम्मान होना चाहिए। अब आता है पशु अधिकारों के प्रति भारत का दृष्टिकोण क्या है। भारत का दृष्टिकोण निम्नलिखित परिस्थितियों में कुछ विचारों का मिश्रण है कि पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम सहित पशुओं की संरक्षण और उनके प्रति करुणा का होना। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि सभी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है कि वह जीवित प्राणियों के प्रति करुणा प्रदर्शित करे। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 के तहत कहा गया है कि राज्य को यह दायित्व दिया गया है कि वह पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों एवं वन्य जीवन की रक्षा करने हेतु आवश्यक कदम उठाएगा। जीवन के अधिकार के संदर्भ में 2014 में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए नागराजन अन्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 को जीवन के अधिकार के प्रावधानों का विस्तार कर इसे जानवरों के लिए लागू कर दिया। इसे दूसरे शब्दों में देखते हैं कि जानवरों के अधिकारों को जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में लाया गया, और इससे मदद से पशुओं को उनके प्राकृतिक अधिकार, गरिमा और सम्मानपूर्ण जीवन जीने के अधिकार की स्वीकृति प्रदान की गई। भारत में पशुओं के लिए गैर मानव प्राणी की अवधारणा के संदर्भ में देखते हैं कि वर्ष 2019 में पंजाब और हरियाणा में हाईकोर्ट ने कर्नेल में हिसेबाद बनाम एवियन और जंगली प्रजातियों सहित पशु जगत के सभी जानवरों को वैधानिक मान्यता प्रदान की थी। हरियाणा राज्य के सभी नागरिकों को इन लोको पेरेंट्स या माता पिता का स्थान घोषित किया गया था, और उत्तराखंड हाईकोर्ट में भी 2018 के नारायण दत्त भट्टवाद में इसी तरह का फैसला दिया गया था। पशु संरक्षण के लिए कानून के संदर्भ में देखते हैं, जैसे पशु क्रूरता निवारण 1960 इसे पशुओं के अनावश्यक पीड़ा से बचाने के लिए लाया गया था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 इससे किसी भी जंगली जीव या पक्षी को मारने, पकड़ने, अवैध शिकार करने और जंगल जहर देने या नुकसान पहुंचाने पर रोक लगाता है। भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत उसकी धारा 28 और 429 में किसी जानवर को मारने या अपंग बनाने की सजा का प्रावधान किया गया है। पशु अधिकार की प्रणाली के संदर्भ में निर्माण में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं कि जानवरों के अधिकार अलग अलग देशों, परिवेश और स्थितियों में संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं, जिसके अंतर्गत एक नैतिक पशु अधिकार प्रणाली के निर्माण करने के लिए कुछ निम्नलिखित दृष्टिकोण पर विचार किया जाता है, जिसके अंतर्गत आता है 5 फ्रीडम फ्रेमवर्क के बारे में। यह एक ऐसी पशु देखभाल प्रथाओं का वर्णन होता है जो नकारात्मक अनुभवों को कम कर सकते हैं। इसके अंतर्गत 5 स्वतंत्रताएं शामिल होती हैं। पहली स्वतंत्रता जैसे भूख प्यास से मुक्ति, तकलीफ से मुक्ति, दर्द चोट या बीमारी से मुक्ति, सामान्य व्यवहार करने की स्वतंत्रता, भय और तनाव से मुक्ति होती है। अवधारणात्मक फ्रेमवर्क के संदर्भ में देखते हैं कि इसमें पशु की स्थिति सिद्धांतों के निर्दिष्ट प्रस्तुत करता है, जिसमें प्रभावी अवस्था का होना, एक जानवर का एहसास और उसकी भावनाओं का होना, प्राकृतिक व्यवहार के तहत एक जानवर की स्वाभाविक व्यवहार करने की क्षमता, और कार्यप्रणाली के अंतर्गत एक जानवर की स्वास्थ्य और जीवक प्रणाली कार्यप्रणाली आती है। 5 डोमेन वाला मॉडल के बारे में सकारात्मक कल्याण दृष्टिकोण पर आधारित होता है, जिसके अंतर्गत 5 डोमेन शामिल होते हैं, जैसे पोषण, पर्यावरण, स्वास्थ्य, व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। निष्कर्ष के तौर पर देखते हैं कि यह व्यापक रूप से माना जाता है कि जानवरों की देखभाल करना मनुष्य का नैतिक दायित्व होता है, क्योंकि दोनों जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और सदियों से एक साथ में रहते हुए आए हुए हैं, तथा मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए पशु कल्याण सुनिश्चित करने के लिए एक संतुलित ढांचे की आवश्यकता होती है। अब आते हैं जानवरों को वन में घोषित करने के संदर्भ में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 62 में केंद्र को किसी भी प्रजाति के वन्य जीवों की निर्दिष्ट अवधि के लिए किसी भी क्षेत्र में वर्मिन के रूप में घोषित करने का अधिकार देता है।
जो अनुसूची 1 में निर्दिष्ट जीव शामिल नहीं है। किसी भी पशु को बर्मिंग के रूप में शामिल करने के लिए सीमित समय के लिए निर्दिष्ट क्षेत्रों में उनकी हत्या या शिकार वैध हो जाता है। इससे पहले कई जानवर जैसे जंगली सुअर, नील गाय और रिसस मकाक आदि विभिन्न राज्यों में बर्मिंग घोषित किया गया है। इसके संदर्भ में है। अब आता है यहाँ पर हमारा एथिक्स से संबंधित टॉपिक फिनिश होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सुर्खियों में रही योजनाओं के बारे में पढ़ते हैं। योजना में आती है पहली योजना समर्थ योजना, वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना के बारे में। इस योजना को सरकार ने समर्थ योजना की समावधि बढ़ाकर मार्च 2024 कर दी गई है। इसके संदर्भ में इस योजना के उद्देश्य के बारे में देखते हैं कि यह हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम उत्पादन, जूट, पारंपरिक क्षेत्रों में कौशल विकास एवं कौशल उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए संगठित वस्त्र तथा संबंधित क्षेत्रों में मांग आधारित प्लेसमेंट उन्मुख कार्यक्रम, कौशल कार्यक्रम उपलब्ध कराना है। संगठित वस्त्र तथा संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने उद्योगों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना और उन्हें एक दूसरे का पूरक बनाना होता है और इसमें कटाई और बुनाई को छोड़कर वस्त्रों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को कवर किया जाता है, जो देश भर में समाज के सभी वर्गों के लिए मजदूरी या स्वरोजगार द्वारा आजीविका की संधारणीय प्रावधान को सक्षम बनाना होता है। इसके अंतर्गत प्रमुख विशेषताओं में देखते हैं कि यह वस्त्र मंत्रालय की एक एम्ब्रेला कौशल उन्नयन कार्यक्रम होता है, जो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। इस योजना का लक्ष्य 10 लाख व्यक्तियों, जिसमें 9 लाख संगठित या 1 लाख पारंपरिक क्षेत्रों को प्रशिक्षित करना होता है। इसमें कार्यान्वयन भागीदारों के माध्यम से लागू किया जाता है। कार्यान्वयन भागीदार के संदर्भ में देखते हैं कि इसके अंतर्गत वस्त्र उद्योग आता है और वस्त्र मंत्रालय और राज्य सरकारों के संस्थान संगठन प्रशिक्षण संबंधी बुनियादी ढांचा और प्लेसमेंट के लिए वस्त्र उद्योग के साथ टाई अप करते हैं। वस्त्र क्षेत्र के लिए सक्रिय प्रतिष्ठित संस्थान, एनजीओ, सोसाइटी, ट्रस्ट संगठन, कंपनियां, स्टार्टअप्स और उद्यमी आते हैं। योजना के कार्यान्वयन के लिए अपनाई गई कुछ प्रक्रियाएं इस प्रकार होती हैं कि इनमें कार्यान्वयन में भागीदारी द्वारा प्रस्तावित प्रशिक्षण केंद्रों को समर्पित सरकारी एजेंसियों के माध्यम से भौतिक रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए। कार्यान्वयन और निगरानी को सुगम बनाने के लिए एक सिरे से दूसरे सिरे तक डिजिटल समाधान प्रदान करना चाहिए। प्रशिक्षक भारत के नागरिक होने चाहिए और उनकी आयु 14 वर्ष से अधिक और उनके पास आधार कार्ड होना चाहिए। इसे उन्नत सुविधाओं को युक्त बनाने के लिए जैसे आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली होना, प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का होना, निगरानी और कार्यक्रम तंत्र को सुगम बनाने के लिए अलग अलग हितधारकों हेतु मोबाइल ऐप विकसित करना, मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा तृतीय पक्ष का मूल्यांकन एवं प्रमाणन का होना, वेब आधारित प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से प्रशिक्षण प्रक्रिया आदि की ऑनलाइन निगरानी करना, प्रशिक्षण केंद्रों को न्यूनतम 30 घंटे का सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए और वस्त्र मंत्रालय के नामित शिकायत निवारण अधिकारी के अधीन लोक शिकायत निवारण तंत्र विकसित करना। वित्त पोषण के संदर्भ में देखते हैं कि इसमें योजना संबंधी सहायता केवल योजना के अधीन मंत्रालय द्वारा सहमत MSDE के सामान्य मानदंडों के अंतर्गत शामिल किए गए लागत शीर्षकों के लिए ही होगी। प्लेसमेंट के संदर्भ में देखते हैं कि संगठित वस्त्र क्षेत्र में पाठ्यक्रमों और रोजगार की लिंकेज अनिवार्य होती है और इसमें प्रवेश स्तर पर 70% और कौशल उन्नयन कार्यक्रम के लिए 90% प्लेसमेंट अनिवार्य होता है। पारंपरिक क्षेत्र के पाठ्यक्रमों की पारिश्रमिक मुआवजा दिया जा रहा है, जो स्वरोजगार के लिए लाभार्थियों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत रियायत ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके संदर्भ में अब पढ़ते हैं सुर्खियों में रहे विश्व के प्रमुख स्थलों के बारे में। जैसे ऑस्ट्रेलिया का जो स्थल रहा है, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच सड़क अवसंरचना विकास तथा हरित प्रौद्योगिकी पर विचारों के संदर्भ में आदान प्रदान किया गया। जर्मनी के साथ में हैम्बर्ग के शहर में हुई गोलीबारी के संदर्भ में यह लोगों की मौत हुई, तब यह चर्चा में रहा। स्वीडन की संसद ने नाटो में शामिल होने की अनुमति देने के लिए एक विधेयक पर औपचारिक रूप से मंजूरी दी है, इस कारण यह सुर्खियों में रहा। स्पेन में सबसे पुराना मानव जीनोम जो 23,000 वर्ष पुराना है, उसे खोजा गया। मेक्सिको में भारत और मेक्सिको के अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इक्वाडोर में हाल ही में दक्षिणी इक्वाडोर में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया था। पेरू में हाल ही में तटीय क्षेत्रों में भूकंप आया था। रोमानिया में भारत और रोमानिया के रक्षा समझौते में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अल्जीरिया के संदर्भ में यह INS मिसोमेदा ने ऑपरेशन टर्नअराउंड के लिए अल्जीरियस में प्रवेश किया। मिस्र ने मिस्र के गीजा के महान पिरामिड के अंदर एक छिपे हुए मार्ग की खोज की। कंबोडिया के संदर्भ में देखते हैं कि यह कंबोडिया में आगामी चुनाव में लोकतंत्र और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, इसके संदर्भ में यह चर्चा में रहा। जॉर्डन देश भारत और जॉर्डन के बीच रक्षा सहयोग की दूसरी सलाहकार बैठक आयोजित की गई, उसके संदर्भ में यह चर्चा में रहा। लिथुआनिया या भारत और लिथुआनिया के डीप टेक स्टार्टअप्स के क्षेत्रों में काम करने की सहमति व्यक्त की, इसके संदर्भ में यह सुर्खियों में रहा।
फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया की में एक फ्रेमवर्क तंत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसका उद्देश्य छात्रों और पेशेवरों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए योग्यता की पारंपरिक मान्यता में सहायता करना है। तस्मानिया या ऑस्ट्रेलिया में मैकवेरी द्वीप को अधिक संरक्षण प्रदान करने की योजना भी बनाई जा रही है। इसके संदर्भ में विश्व से संबंधित कुछ प्रमुख स्थल रहे हैं जो मार्च महीने में सुर्खियों में रहे। इसी तरह से भारत के मार्च महीने में क्या स्थल, कौन कौन से स्थल सुर्खियों में रहे? पहला स्थल आता है इसके अंतर्गत चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। यह अभ्यारण्य लद्दाख में है। इसकी वन्यजीव अभ्यारण्य में एक नए भारतीय वायुसेना अड्डे की स्थापना की गई है। नीरू नदी जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसमें चेन नाब जलग्रहण क्षेत्र में नीरू नदी के यूरेशियन उद्बलाव को देखा गया। इसके संदर्भ में यह चर्चा में रहा। फिर आता है सिक्किम। सिक्किम की तसी दिंग मठ जो भूमचू महोत्सव मनाया गया, उसके कारण यह चर्चा में रहा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो अरुणाचल प्रदेश में, उसमें हाल ही में 8 साल के अंतराल के बाद राष्ट्रीय उद्यान में एक बाघ देखा गया, केवलो लामझाओ। और राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। केरल में मणिपुर राज्य सरकार के केवलो लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील के संरक्षण के लिए कदम उठाने की सलाह दी गई। बटरफ्लाई इको पार्क त्रिपुरा में एक छोटा खोला में स्थित है और यह पूर्वोत्तर का पहला तितली पार्क होगा। कौन सा तितली पार्क? बटरफ्लाई इको पार्क, जो त्रिपुरा में स्थापित होगा। शिशुपालगढ़ उड़ीसा के संदर्भ में, इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने शिशुपालगढ़ को भूमाफियाओं से बचाने के लिए उड़ीसा सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। बर्दा गुजरात के संदर्भ में, बर्दा गुजरात में प्रोजेक्ट लाइन के गुजरात के बर्दा को एशियाई शेरों के दूसरे के अधिवास के रूप में प्रस्तावित किया गया है। गेटवे ऑफ इंडिया के द्वारा एक संरचनात्मक ऑडिट में गेटवे ऑफ इंडिया आने वाले भाग के कुछ दरारों का पता चला है। पुष्पगिरी क्षेत्रम जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, यह 13वीं शताब्दी के मंदिर के अवशेष आंध्र प्रदेश के कडप्पा क्षेत्र में पुष्पगिरी क्षेत्र में खोजे गए हैं। तथा यह उड़ीसा क्षेत्र में की जो गंधमर्धन पहाड़ी है, वहाँ पर उड़ीसा सरकार ने गंधमर्धन पहाड़ी क्षेत्र श्रृंखला को जैव विविधता स्थल के रूप में घोषित किया है। यह भारत में रहे प्रमुख महत्वपूर्ण स्थल रहे। अब आते हैं सुर्खियों में रहे प्रमुख व्यक्तियों के बारे में, जैसे भगवान बसवेश्वर के बारे में। भगवान बसवेश्वर 12वीं सदी के कवि थे, जिनका जन्म कर्नाटक में हुआ था और वे दक्षिण भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार, अनुभव मंडप व वचन साहित्य और लिंगायत आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। और इन्होंने बीट सेव नामक एक नए भक्ति आंदोलन को विकसित किया और इन्हीं से प्रेरित थे और ये शिव के उत्साही और वीर उपासक थे। इनके प्रदर्शित नैतिक मूल्यों में देखते हैं कि यह समतावादी और श्रम की गरिमा के संदर्भ में है। इन्होंने आर्थिक स्थिति और धन के पदानुक्रम पर आधारित अपने समक्ष की सामाजिक और राजनीतिक अवस्था पर प्रश्न उठाने के लिए कई कविताओं की रचना की और अपनी शिक्षाओं में उन्होंने शारीरिक श्रम की गरिमा और श्रम की मान्यता के अधिकार को समर्थन दिया हुआ था। अब आता है नादप्रभु हिरिया कैपेगोंडा के बारे में। इनका संबंध कर्नाटक के प्रमुख कृषि समुदाय बोक्किलिंगा से था, जो 16वीं शताब्दी के विजयनगर साम्राज्य के एक सामंतक सरदार थे। उन्हें बेंगलुरु के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इनके समाज सुधार में देखते हैं कि यह बंद देवारू के दौरान अविवाहित महिलाओं की बाएं हाथ की अंतिम 2 उंगलियों की काटने की प्रथा के प्रतिबंधित करने का श्रेय दिया जाता है और इनके द्वारा पुस्तकें बहुभाषी थे और इन्होंने तेलुगु के एक यक्षगान नाटक गंगा गौरी बिलास की भी रचना की हुई थी। इनके नैतिक सिद्धांतों में देखते हैं कि यह सामुदायिक सेवा व मानवीय गरिमा के प्रति सम्मान रखते थे और उन्होंने लोगों की पेयजल और कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेंगलुरु में लगभग 1000 झीलों का निर्माण किया। बंदी देवारू प्रथा पर रोक लगाकर उन्होंने मानवीय गरिमा के प्रति सम्मान प्रकट किया। अब आता है महाराजा सयाजी गायकवाड़ तृतीय के बारे में। इनका जन्म नासिक के कवलाड़ा गांव में हुआ था। वे 1875 से 1939 तक बड़ौदा के राज्य के महाराजा थे और इन्होंने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया, तलाक पर कानून, अस्पृश्यता को दूर करने के लिए संबंधी सामाजिक सुधारों को शुरुआत की और इन्होंने BR अम्बेडकर, दादा भाई नेहरू और रविंद्र घोष को संरक्षण प्रदान किया हुआ था। इनके नैतिक सिद्धांतों में देखते हैं कि यह सामाजिक उत्तरदायित्व और दूरदर्शी नेतृत्व के व्यक्ति थे। इन्होंने निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा पर अपने कई सुधार किए तथा उन्होंने आर्थिक पहल शुरू करने के लिए एक दूरदर्शी नेतृत्व भी प्रदान किया। अब आते हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में। इनका जन्म गुजरात की मांडवी में हुआ था। यह गुजरात श्याम कृष्ण वर्मा ने भारत में अपनी शिक्षा पूरी की थी और वो ऑक्सफोर्ड विद्यालय में संस्कृत के अध्यापक भी रहे। इन्होंने वर्ष 1905 में द इंडिया हाउस और द इंडियन सोशोलॉजिस्ट की स्थापना की और इन संगठनों में ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय छात्रों के लिए मौजूद कट्टरपंथी राष्ट्रवादियों के लिए एक मिलन केंद्र के रूप में कार्य किया और अभियोजन से बचने के लिए 1907 में पेरिस चले गए। वे बॉम्बे आर्य समाज के पहले अध्यक्ष थे। उन्होंने वीर सावरकर को प्रेरित किया था जो लंदन में इंडिया हाउस के सदस्य थे और वर्ष 2010 में मांडवी के निकट क्रांति तीर्थ नामक एक स्मारक को भी उद्घाटन किया गया था। इनके नैतिक सिद्धांतों में देखते हैं कि यह देशभक्ति और
निस्वार्थता रखते थे। यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के विचारों से प्रेरित होकर इन्होंने अपना पूरा जीवन स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में प्राप्ति के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया। अब आते हैं स्वामी सहजानंद स्वामी के बारे में। स्वामी सहजानंद स्वामी, इनके बारे में यह एक सन्यासी के साथ साथ एक क्रांतिकारी भी थे। इन्होंने अपना जीवन भारतीय लोगों की राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता के प्रति समर्पित कर दिया। इन्होंने बिहार के शाहाबाद जिले में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में असहयोग आंदोलन के शुरू की प्रमुख भूमिका निभाई और 1924 से 1928 की इनकी गतिविधियां खादी के प्रसार और शराबबंदी पर केंद्रित रहीं। इन्होंने किसान प्राण के रूप में संबोधित किया जाता था तथा इनकी पुस्तकों में पटना से हिंदी में भाषा में संपादित साप्ताहिक पत्रिका हुंकार, द अंडर साइड ऑफ द शील्ड, रेंड रिडक्शन इन बिहार, हाउ इट वर्क्स, गया के किसानों की करण कहानी इनकी प्रमुख पुस्तकें रही हैं। इनके सामुदायिक विकास और निस्वार्थ सेवा इनके नैतिक सिद्धांत रहे, जिन्होंने उन्होंने स्थानीय समुदायों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के साधन के रूप में खादी और शराबबंदी को बढ़ावा दिया और उन्होंने अपना जीवन भारतीय लोगों की राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए भी समर्पित किया। अब आते हैं चारू या चंद्र बोस के बारे में। इनका जन्म खुलना बांग्लादेश के एक हिस्से में हुआ था और वे क्रांतिकारी और स्वतंत्र सेनानी थे। इन्हें अलीपुर बमकांड में फांसी दे दी गई थी और वे दिव्यांग थे, जो अनुशीलन समिति से जुड़े हुए एक क्रांतिकारी संगठन युगांतर के भी सदस्य रहे। इनके नैतिक संदर्भ में देखते हैं कि साहसी और देशभक्ति थे, जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारत की आज़ादी के लिए निडरता से लड़ाई लड़ी। विपरीत परिस्थितियों उन्होंने अपने अदम्य साहस का भी परिचय दिया। अब आते हैं मोरारजी देसाई के बारे में। मोरारजी देसाई का जन्म गुजरात में हुआ। वे 1918 में बम्बई की प्रांतीय सिविल सेवा में शामिल हुए। उन्होंने 12 वर्षों के डिप्टी कलेक्टर के रूप में कार्य किया और वर्ष 1930 में वे महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए और वर्ष 1931 में वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य बने। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने अलग अलग क्षमताओं में देश की सेवा की और 1977 से 1979 तक देश के प्रधानमंत्री भी रहे। उनके नैतिक विचार नेतृत्वकर्ता और जन भावना से प्रेरित रहे। उन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए व्यापक प्रसार किया, पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने के लिए काम किया और उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा पर किया तथा लोकतंत्र के प्रति अटूट प्रतिबद्धता प्रकट की। अब आते हैं डॉक्टर जी एन रामकृष्णचंद्रन के बारे में। डॉक्टर जी एम रामचंद्रन, यह इनका जन्म शताब्दी समारोह विज्ञान में अनूठी खोजों और उत्कृष्ट उपलब्धियों को याद करने के लिए किया जाता है। इनका जन्म केरल के कोचीन में के पास एर्नाकुलम में हुआ था और जो भारत की प्रसिद्ध जैव भौतिकी विद्याता रहे। इनके योगदानों के संदर्भ में देखते हैं कि इन्होंने 1954 में गोपीनाथ करथा के साथ मिलकर कोलेजन की तहरी कुंडली संरचना की खोज की और यह हमारे शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है और इन्हें 1981 में विश्व सांस्कृतिक परिषद के संस्थापक सदस्य थे और इन्हें 1961 में भौतिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया। वैज्ञानिक जिज्ञासा और विनम्रता इनके नैतिक सिद्धांत रहे। इन्होंने वैज्ञानिक जिज्ञासा से संरचनात्मक आणविक जीव विज्ञान में खोज के लिए प्रेरित किया तथा इनके अभूतपूर्व कार्य और ढेर सारी प्रशंसाओं के बावजूद भी वे विनम्र बने रहे और जैव सूचना विज्ञान की उन्नति के लिए प्रतिबद्ध रहे। अब आते हैं हेमू कलाड़ी के बारे में पढ़ते हैं। यह संयुक्त प्रांत भारत के सिंध क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। यह भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान एक क्रांतिकारी, एक स्वतंत्र सेनानी थे और इन्हें सिंध का भगत सिंह भी कहा जाता था। वे स्वराज्य सेना के सदस्य रहे। उन्होंने ब्रिटिश विरोधी साहित्य का वितरण किया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल रहे। वर्ष 1942 में उन्होंने हथियारों से लदी ब्रिटिश रेल की पटरी से उतारने और लूटने का प्रयास किया और इस रेत में रखे हथियारों को भी इस्तेमाल कर समय चल रहे बलूचिस्तान आंदोलन को दबाने के लिए भी कार्य किया और इन्होंने इस अभियान में भी पकड़े गए। 19 साल की उम्र में भी उन्हें फांसी दे दी गई। इनके नैतिक सिद्धांत जैसे देशभक्ति और सत्यनिष्ठा रहे। वह भारतीय स्वतंत्रता के लिए हृदय से प्रतिबद्ध थे और भारत ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करते रहे। वह अपने विश्वासों पर अडिग रहे और अपने कार्यों और परिणामों में सामना करने के लिए तैयार थे। यहाँ पर हमारे प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित टॉपिक फिनिश होता है और यह मार्च महीने की जो मैगजीन है इसके सभी टॉपिक फिनिश होते हैं। और इसी तरीके से मैगजीन को कंटिन्यू करने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।